नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुओं की क्रिया से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये अपनी पहली क्लास है पशु की क्रिया की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिस्ट्रस। देखिए ध्यान से देखना, एनिस्ट्रस तीन चीजें होती है। एक होता है एनिस्ट्रस, एक होता है निम्फोमेनिया और एक होता है साइलेंट हीट। तीन चीजें होती है। एक एनिस्ट्रस होता है, यानी कि एनिस्ट्रस वाली जो क्रिया होती है इसमें पशु मद में ही नहीं आता है, यानी बांझपन आ जाता है। अब बांझपन दो प्रकार के होते हैं। एनिस्ट्रस की जो क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है। पहला देखो अपन है, अगर नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो तीन है, एनिस्ट्रस है, निम्फोमेनिया है और साइलेंट हीट है। अगर पशु पूर्णतया मद में नहीं आ रहा तो वो एनिस्ट्रस कहलाता है। पशु मद में आ रहा है लेकिन उसके पूर्णतया लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा, वो साइलेंट हीट है। और पशु अगर अत्यधिक मद में आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, निम्फोमेनिया कहलाती है। तीन चीजें थी। जो पहली अगर अपन बात करते हैं तो एनिस्ट्रस वाला हो जाएगा, दूसरा साइलेंट हीट जो मुख्यतया बेस में पाई जाती है रात्रि के समय, साइलेंट हो गया, और तीसरा हो गया निम्फोमेनिया। तो अब आप देखो एनिस्ट्रस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफर्टिलिटी और एक होता है स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी तो वो जो इलाज के बाद सही हो सके। फर्टिलिटी क्या होती है, इलाज कराओ और सही हो जाए, वो बांझपन तो कहलाता है इनफर्टिलिटी वाला। एक कहलाता है स्टेरिलिटी, यानी कि जो बांझपन पूर्णतः ही रहता है। यानी कि आपने देखो नॉर्मल क्या होता है कि जब मादा पशु किसी जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, मादा पशु जब किसी जुड़वा बच्चे को देती है तो उनमें से अगर एक नर हो और एक मादा हो तो ऐसा कहा जाता है कि मादा हमेशा बांझ होगी। मादा हमेशा क्या होगी, बांझ होगी। तो ये क्रिया कहलाती है प्रीमार्टीन। क्या कहलाती है, प्रीमार्टीन। तो बांझ हो गई, यानी कि वो तो जन्म से ही बांझ आई, उसका आप इलाज करा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक तो दो प्रकार की बांझ होती है, एक होती है इनफर्टिलिटी वाली और एक स्टेरिलिटी वाली होती है। स्टेरिलिटी वाला बांझ सही नहीं हो सकता है, फर्टिलिटी वाला बांझ सही हो सकता है। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो मादा पशु का मद में नहीं आना, मादा पशु जब मद में नहीं आएगी, मद में नहीं आने का कारण क्या क्या हो सकता है। प्रजनन अंगों में कोई विकार हो, जैसे मान लो कोई अंदर ही गर्भाशय में कोई विकार हो, अंदर इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी हो सकता है। हार्मोन का स्रावित नहीं होना, हार्मोन ही नहीं बन रहे हो, वो भी एक कारण हो सकता है। और इसका कारण विटामिन ई को भी माना जाता है। ई यानी कि टोकोफिरोल। और नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं कि जो विटामिन ई होता है जिसे टोकोफिरोल कहा जाता है, इसको बांझपन विटामिन, प्रजनन संबंधित विटामिन भी कहा जाता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि एनिस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि मादा पशु का मद में नहीं आना। मद में नहीं आने का कारण क्या हो सकता है, प्रजनन अंगों में विकार हो सकता है, हार्मोन का स्रावित नहीं होना, इसका कारण विटामिन ई की कमी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, विटामिन ई की कमी के कारण भी ये हो सकता है। अगला आ जाइए नेक्स्ट, साइलेंट हीट। साइलेंट हीट में क्या वर्ड अपन है, मादा पशु का मद में तो आ रहा है लेकिन मद के पूर्णतया लक्षण प्रकट नहीं कर रहा। मद के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे पशु का बार बार मूत्र स्रावित करना, जिस जगह पे उसको बांध रखा है गोल गोल चक्कर काटना, दूध उत्पादन में कमी होना, बार बार रंबाना, ये सब कारण हो सकते हैं किसके, मद के लक्षण हो सकते हैं। तो पशु के द्वारा मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट नहीं करना, यह मुख्यतया बेस में पाया जाता है और मध्य रात्रि के समय। किस समय पाया जाता है, मध्य रात्रि के समय। अगर आपसे पूछा जाए साइलेंट हीट का संबंध मुख्यतया किससे है तो बेसों से साइलेंट हीट का है। और साइलेंट हीट मुख्यतया किस समय पाई जाती है तो मध्य रात्रि के समय पाई जाती है। साइलेंट हीट होता क्या है, मादा पशु मद में आती है लेकिन मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट नहीं कर पाती है। उसके बाद आ जाइए निम्फोमेनिया। पशु के द्वारा मद के लक्षण अधिक प्रकट करना, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का अधिक स्रावित होना, मादा पशु अन्य पशुओं के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार रंबाती है। देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि पशु को मद में लाने वाला हार्मोन कौन सा है तो एस्ट्रोजन है। कौन सा हार्मोन लाता है मधु, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होता है पशु को मद में लाता है। अगर वो बिल्कुल स्रावित नहीं हो रहा है तो एनिस्ट्रस वाली कंडीशन आई। अगर स्रावित हो रहा है और कम मात्रा में हो रहा है तो साइलेंट हीट होगा, लेकिन अगर वो अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, वो निम्फोमेनिया हो जाएगा। जब पशु अत्यधिक हीट में आता है तो वो एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार रंबाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है वो निम्फोमेनिया वाली कंडीशन में होती है। उसके बाद आ जाइए शुष्क काल। मादा पशुओं के जैसे गाय भैंस है, गाय भैंसों में प्रसव होने वाला है तो प्रसव के 60 से 90 दिन पूर्व
यानी 2 से 3 महीना पहले ही दूध निकालना बंद कर देना शुष्क काल कहलाता है। याद रखना, मादा पशुओं का जैसे प्रसव होने वाला है, जैसे मान लो आज जनवरी आपको लगता है कि भाई उसका प्रसव होने वाला है मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो आप जनवरी से दूध निकालना बंद कर दो। इससे क्या फायदा होगा? शुष्क काल करने से एक तो मादा पशु अगले ब्यात में अच्छा दूध उत्पादन करेगी और एक उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो देखो, गाय भैंसों में प्रसव के 60 से 90 दिन पूर्व, लगभग 2 से 3 माह पूर्व दूध निकालना बंद कर देना क्या कहलाता है? शुष्क काल कहलाता है। यानी कि आपको 2 से 3 माह पहले दूध निकालना बंद कर देना है। शुष्क काल का क्या उद्देश्य हो सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुष्क काल किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो शुष्क काल का उद्देश्य यह होता है कि पशु अगले ब्यात में दूध उत्पादन एक तो अच्छा करेगा, यानी आप देखो आपने 3 महीने का उसको थोड़ा गैप मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा? अगले जो ब्यात होगी उसमें दूध उत्पादन बढ़ने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। मादा पशु के पेट में पल रहे बच्चे का भी अच्छा विकास होगा या नहीं होगा? अगर दूध निकलता रहेगा तो कैल्शियम फास्फोरस स्टोर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर कैल्शियम फास्फोरस और भी अगर पोषक तत्व बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वह अगले उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास अच्छा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब भी तो अपन देखो पेट में बच्चा जो पल रहा है उसके विकास के लिए तो अलग अपन राशन देते हैं, स्टेमिंग अप राशन जिसको कहा जाता है, गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो शुष्क काल करने की विधियां, जैसे मान लो जर्सी गाय पढ़ी होगी आपने, जर्सी गाय इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा कुछ कि विदेशी गायों में सबसे ज्यादा वसा इसी के दूध में होती है। इस नस्ल की जो बछड़ियां होती है वो कम उम्र में युवा हो जाती है। और एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे लंबा जो दुग्ध काल होता है वो इसी नस्ल का होता है, 365 दिन। अब देखो एक चीज आप समझने की कोशिश करना कि आपने देखा कि नॉर्मल मादा पशु प्रसव के 60 से 90 दिन के बाद पुनः मध्य में आता है। अब माला आपने वहां पे क्या करा दिया? उसका संभोग करा दिया और 60 से 90 दिन यानी 3 माह पर आपने उसको गर्भवती करा दिया। अब 3 माह से लेकर 12 माह, भाई टोटल 12 महीने तक दूध दे रहा है वो, तो 3 माह तो ये चले गए, 9 महीने वो और दूध देगा, यानी 12 महीने कंप्लीट हुए नहीं हुए। अब 12 महीने कंप्लीट होते गर्भावस्था भी पूरी हुई, तो यानी कि जैसे 12 महीने दूध देके निमटेगी अगले दिन ही प्रसव होगा या नहीं होगा? तो बच्चे को बीच में पेट विकास हुआ क्या बच्चे का? नहीं हुआ। तो दूध उत्पादन अगली बार कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो उस वाली कंडीशन में कि माना कोई मादा पशु दूध देना चाहता है तो उसको रोकोगे कैसे? शुष्क काल करोगे कैसे? तो शुष्क काल करने के लिए आपको सबसे जो पहला काम है अपूर्ण दुग्ध दोहन। क्या करोगे? अपूर्ण, पूरा मत निकालो। 4 लीटर दूध दे रहा है तो कितना निकालो? 2 ही निकालो, 2 निकालो, 1 निकाल लो, 3 निकाल लो, ऐसे कर लो। अनियमित दुग्ध दोहन नियमित रूप से मत करो। सुबह दूध निकाल दिया तो फिर शाम को 4 बजे निकाल लो, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे निकालो, तो अगले शाम को 9 बजे निकालो, मतलब अनियमित। अगर आप नियमित दूध निकालोगे तो दूध उत्पादन वो का वही रहेगा, घटेगा नहीं। तीसरा जो है आहार परिवर्तन। आहार परिवर्तन करो। आप उसको दाना दलिया क्यों दे रहे हो? क्योंकि दाना खड़ बांट अगर आप दोगे तो दूध उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा क्या? बढ़ेगा। हरा चारा आप उसको बराबर भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व वाला आहार दे रहे हो तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो आहार परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे अगर नॉर्मली अगर अपन राजस्थानी भाषा में बात करते हैं तो अपन सोयाबीन का जो भूसा आता है वो खिलाते हैं तो दूध उत्पादन सूखता है। लोग कहते हैं कि गर्भावस्था में जानवर को नहीं खिलाना चाहिए। खिला सकते हो क्योंकि वो गर्मी करता है, लेकिन कम खिलाओ और पानी अच्छा पिलाओ उसको। कम खिलाओ, ज्यादा मत खिलाओ, क्योंकि वो गर्मी ज्यादा करता है और गर्भावस्था में गर्मी की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे हार्मोन को मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद कर देना चाहिए। अगर मान लो 1 लीटर दूध दे रहा है, अगर वो 1 लीटर तो छोड़ दो। पाव भर दे रहा है तो छोड़ दो, वो अपने आप क्या होगा? सूख जाएगा। दूध निकालना यानी कि कम दूध निकालो। तो देखो अपूर्ण दुग्ध दोहन में क्या हुआ? आपने पूरा दूध नहीं निकाला। अनियमित में आपने क्या किया? समय परिवर्तन करके निकाला। आहार परिवर्तन में आपने क्या किया? उसको हाई फाइबर वाला, मतलब अच्छा पोषक तत्व आप वहां पे नहीं देना है आपको, ताकि दूध कुछ समय के लिए, यानी गर्भावस्था के लिए जो पेट में पल रहे बच्चे के विकास के लिए तो दो, लेकिन आप अलग से दाना मत दो जो दूध उत्पादन के लिए दे रहे थे। पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद कर देना। अगर माना वो पाव भर जैसे 250 ग्राम या नॉर्मली 1 किलो दूध भी अगर वो दे रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? छोड़ दो, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगला आ जाइए मध्यकाल। देखो मध्यकाल क्या होता है कि मादा पशुओं का जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है, यानी यौनावस्था, ऐसे समझो आप, गर्भावस्था को छोड़ो, आप ये देखो मादा पशुओं की ऐसी उम्र जब उनके सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे मादा पशु बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गया, नर पशु संभोग करने के लिए तैयार हो गया तथा उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया जिससे वो मादा को गर्भवती कर दे, ये तो कहलाती है यौनावस्था।
जब मादा पशु यौनावस्था में आ जाती है तो मादा पशु की योनि से एक हार्मोन स्रावित होता है जो नर को संभोग हेतु आकर्षित करता है, और वही अवस्था क्या कहलाती है? मदगाल कहलाती है। देखो, मादा पशुओं में यौनावस्था आने पर उनके सभी प्रजनन क्रियाशील हो जाते हैं तथा मादा पशु अपनी योनि से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है जो नर को संभोग हेतु आकर्षित करती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसके लिए आकर्षित किया? संभोग के लिए। कहां से स्रावित हुआ? योनि से। और हार्मोन कौन सा स्रावित होगा मद के लिए? एस्ट्रोजन। बताया था अंडाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो ये तीनों जो हार्मोन होते हैं वो अंडाशय से स्रावित होते हैं, और इनमें मद में लाने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन करता है। मदकाल के क्या क्या लक्षण होंगे? तो मदकाल के देखो, मादा पशु बार बार रंभाती है, नहीं रंभाती? बार बार जोर जोर से रंभाएगी। गाय भैंसों का जो रंभाना होता है, ये मतलब आवाज को रंभाना बोलते हैं, यानी बेलोइंग बोलते हैं। बार बार पेशाब करता है, जिस स्थान पर बांधा जाता है उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटती है। जिस स्थान पर हमने बांध दिया उसके वो गोल गोल चक्कर काटती रहती है। खाना कम खाती है और दूध उत्पादन में कमी आएगी। जब बार बार रंभाएगी तो सारी एनर्जी तो उधर ही खर्च हो गई, हो ही नहीं। खाना कम खा रही है तो दूध उत्पादन अपने आप घटेगा या नहीं घटेगा? और जब पशु मद में रहता है तो दूध उत्पादन ऑलरेडी क्या होता है बेटा? कम होता है। मदकाल का समय देखिए, मतलब कौन सा पशु कितने समय तक मद में आएगा। तो गाय की अगर अपन बात करते हैं तो गाय लगभग 12 से 24 घंटे तक मद में आती है। भैंस की अगर अपन बात करते हैं तो 36 घंटे तक मद में आती है। और भेड़ और जो बकरी होती है वो 1 से 2 दिन तक मद में आती है। उसके बाद घोड़ी की बात करते हैं तो घोड़ी 4 से 5 दिन तक मद में आएगी। ऊंटनी की बात करते हैं तो ऊंटनी 3 से 5 दिन तक हीट में आती है। तो देखो, गाय 12 से 24 घंटे तक है, भैंस 36 घंटे है, भेड़ और बकरी 1 से 2 दिन है, ऊंट 3 से 5 दिन है, घोड़ा 4 से 5 दिन है। अब देखो, ये एक पशुधन सहायक में प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्मल देखो, पशु में मद चक्र का मद सबसे छोटा किसमें होगा? मद चक्र का मद यानी पूरे मद चक्र 21 दिन का होता है, उसमें मद यानी मद में आने का जो समय था वो ये है। तो सबसे कम जो समय दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? गाय का। और अगर सर्वाधिक पूछे तो उसमें क्या आ जाएगा? घोड़ी का, क्योंकि घोड़ी का 4 से 5 दिन है, इसका 3 से 5 दिन है। तो ये ज्यादा की ओर है ना, ये ज्यादा से और है। एवरेज इसका, लेकिन इसका एवरेज 4.5 के आसपास आएगा, इसका 4 आएगा सब में घोड़ा। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मादा पशु में मद चक्र का मद सबसे छोटा किसमें होगा तो गाय में होगा, और सबसे बड़ा किसमें होगा तो किसमें होगा? घोड़ी में होगा। तो देखो, ये मद चक्र का समय भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, पशुओं का मद चक्र कितने दिन का होता है? तो देखो, ऊंटनी का मद चक्र 14 दिन का भी माना गया है और 28 दिन का भी माना गया है, ठीक है ना? क्योंकि ऊंटनी एक विशेष प्रकार के मौसम में मद में आती है। किस में आती है? एक विशेष प्रकार के मौसम में मद में आती है, जिसे रट या मस्त कहते हैं। ऊंट एक विशेष प्रकार के मौसम मद में आता है, जिसे आप क्या बोलते हो? रट या मस्त। और यह समय कब आता है? नवंबर से मार्च में। कब आता है ये समय? नवंबर से मार्च में। तो सभी पशुओं में लगभग 21 दिन का मद चक्र होता है, गाय, भैंस, सुअरी, बकरी। लेकिन जबकि भेड़ का जो मद चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? 16.5 दिन, और 17 दिन या 16 से 17 दिन माना गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मद चक्र की 2 अवस्थाएं होती है। अब अपन बात करें मद चक्र कितने दिन का हुआ? 21 दिन का। किस किस में? गाय में हुआ, भैंस में हुआ, बकरी में हुआ, सुअरी में हुआ। और नॉर्मली अगर अपन बात करें किसमें? भेड़ में, तो 16.5 दिन या 16 से 17 दिन का हुआ। अब देखो, मद चक्र 2 अवस्थाएं होती है। मद चक्र की मुख्य 2 अवस्थाएं, एक होती है फोलिकुलर और एक होती है ल्यूटियल। कौन कौन सी होती है? फोलिकुलर और ल्यूटियल। फिर फोलिकुलर को 2 भागों में बांटा गया और ल्यूटियल को 2 भागों में बांटा गया। फोलिकुलर के 2 भाग कौन कौन से? प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस। ल्यूटियल के कौन से? मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। समझ में आ रहा है? मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। देखो, मद चक्र की मुख्य 2 अवस्थाएं, एक हुआ फोलिकुलर और दूसरा हुआ ल्यूटियल। मद चक्र को 4 भागों में विभाजित किया गया। मद पूर्व अवस्था यानी एक तो प्रोइस्ट्रस और एक मध्यकाल अवस्था यानी कि इस्ट्रस। ये फोलिकुलर अवस्था की बात है, दोनों के दोनों। कौन कौन से? प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस। इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा याद रखने की कोशिश करना, हिंदी वालों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। आप प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस ही ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस ही पूछा जाता है। मद अवस्था हो गया फोलिकुलर में। अब देखो, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ये किसका भाग हो गया? ल्यूटियल का। समझे ना? देखो, एक चीज समझो, ये फोलिकुलर है और ये ल्यूटियल है। इसके भी 2 भाग है और इसके भी 2 भाग है। इसका प्रोइस्ट्रस और इस्ट्रस इसका भाग है और मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस इसका भाग है। समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछे कि मद जो इस्ट्रस है, पशु मद में आ रहा है,
वो कौन से में आ रहा है? तो आपका आंसर आ जाएगा फोलिकुलार में। किस में आ रहा है? फोलिकुलार में। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो पशु मद में कौन से में आएगा? स्ट्रस वाले में आएगा। किस में आएगा? स्ट्रस में। और स्ट्रस किसका भाग है? फोलिकुलार। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पशु मद में आता है फोलिकुलार में, ल्यूटेल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? फोलिकुलार। क्योंकि फोलिकुलार में प्रोस्ट्रस और स्ट्रस आ रहा था और स्ट्रस में एक पशु मद में आ रहा था, क्योंकि स्ट्रस का अर्थ ही आपने क्या होता है? मदकाल। क्या होता है? मदकाल। ये देखो स्ट्रस यानी क्या होता है? मदकाल। समझ गए? तो ये वाला पार्ट हो गया। अगला देखो, अब अपन बात करते हैं कि प्रोस्ट्रस में होता क्या है। प्रोस्ट्रस में होता क्या है? तो देखो प्रोस्ट्रस मद से पहले की अवस्था है। पहला पॉइंट तो क्या हुआ? पशु के मद में आने की पहली अवस्था है। जब पशु के अंदर ये अवस्था आती है, प्रोस्ट्रस आती है, तो इसकी अंतिम जो अवस्था आती है, मतलब ये मान के चलो कि प्रोस्ट्रस का समय होता है लगभग, अपन बात करते हैं तो 3 से 5 दिन हुआ। कितने दिन हुआ? 3 से 4 दिन हुआ। मान लो आप, तो 3 से 4 दिन हुआ प्रोस्ट्रस का। तो प्रोस्ट्रस का जैसे समय खत्म होने लगेगा तो अंतिम समय में ये पशु क्या होगा? संभोग के लिए तैयार होने लग जाएगा। तो देखो पशु के मद में आने की पूर्व की अवस्था है, जैसा कि अपने पढ़ा, क्योंकि स्ट्रस में मद में आएगा। इस अवस्था के अंतिम समय में पशु सहवास के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को ब्लीडिंग अप अवधि भी कहा जाता है। ब्लीडिंग अप अवधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इसके अंदर पहली बात संभोग, लेकिन सुअरी जो होती है, मतलब कुतिया जो होती है, तो कुतिया में प्रोस्ट्रस में ब्लीडिंग होने लग जाती है। यानी पशु जब इनमें कुतिया में जब हीट में आती है ना कुतिया, तो प्रसव मध्यकाल से पहले, मद से पहले ही क्या होता है? उसमें हीट में आने लग जाती है वो, और हीट में आई तो उस समय उसमें क्या होगा? प्रोस्ट्रस में ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोस्ट्रस में ब्लीडिंग किस पशु में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कुतिया में होता है। और मद के बाद ब्लीडिंग किस में होती है? तो होती है विदेशी हीपर में। किस में होती है? विदेशी हीपर में होती है। तो देखो इस अवस्था में रक्त स्राव किस में होता है? कुतिया में होता है। प्रोस्ट्रस में ब्लीडिंग किस में होती है? कुतिया में होती है। प्रोस्ट्रस क्या होता है? मद से पहले की अवस्था होती है, और जब प्रोस्ट्रस खत्म होने वाला होता है तो अंतिम समय में क्या होता है? पशु मद में आने शुरू हो जाता है। अब उसके बाद स्ट्रस में आ जाओ। इस अवस्था में पशु मद में आ रहा है। संभोग इच्छा समय भी कहा जाता है। जब पशु मद में आएगा तो संभोग होगा या नहीं होगा? तो संभोग इच्छा समय भी कहा गया। इस अवस्था में मादा पशु खड़ा रहता है तथा नर पशु को संभोग हेतु अपने ऊपर चढ़ने की सहमति प्रदान करता है। इसे क्या कहा गया? स्टैंडिंग टू माउंटेन बिहेवियर भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? पशु मद में आया, मादा पशु ने नर पशु को संभोग के लिए क्या किया? एक जो चढ़ने के लिए प्रभावित किया। मतलब संभावित, जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाग में संभोग होता है, तो वो किस में होता है बेटा? मध्यकाल में होता है। मद से पहले की अवस्था कौन सी थी? प्रोस्ट्रस। कौन सी अवस्था थी? प्रोस्ट्रस थी, मद से पहले वाली। और मद जब प्रोस्ट्रस की जो लास्ट अवस्था होती है तब पशु बिल्कुल तैयार हो जाता है। और प्रोस्ट्रस में ब्लीडिंग किस में होती है? कुतिया में होती है। लेकिन मद के बाद में ब्लीडिंग किस में होती है? यानी संभोग के बाद में। ऐसे समझो आप तो कि संभोग से पहले ब्लीडिंग किस में होती है? कुतिया में होती है। संभोग के बाद ब्लीडिंग किस में होती है? तो किस में होती है? विदेशी हीपर में होती है, यानी जो विदेशी गायें होती है उसके अंदर होती है। अब आ जाइए मेटिस्ट्रस में आ जाइए। ये संभोग के, ये पशु के संभोग की बात की अवस्था है। क्योंकि देखो प्रोस्ट्रस पड़ा, मद से पहले की अवस्था, स्ट्रस में मद में आया पशु, संभोग हुआ। अब आया मेटिस्ट्रस, यानी मद के बाद वाली अवस्था है। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा तथा उससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होगा। देखो जैसे ही नर का और मादा का संभोग हुआ, नर से शुक्राणु आए, मादा से अंडाणु आए, दोनों के मिलन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन, जो कि आपने पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की पेकाइटिन अवस्था में जीन यूनि में होता है पढ़ा। तो हमने देखो नर जो शुक्राणु आया और मादा जो अंडाणु आया, दोनों का मिलन हुआ तो जाइगोट का निर्माण हुआ। क्या हुआ? जाइगोट। और इस जाइगोट से किसका निर्माण हुआ? सीएल यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ। और संभोग के लगभग 10 दिन पर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। और पूरे गर्भकाल प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जानवरों के अंदर, आपने देखा हो जो जानवर कमजोर होते हैं तो उनमें फूल निकलने की समस्या होती है। फूल प्रोलेप्स, शरीर बाहर आता रहता है ना, योनि से शरीर बाहर आता रहता है। तो उस समय उनका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? उस समय ट्रीटमेंट करने के लिए एक तो कैल्शियम दिया जाता है पशु को। क्या दिया जाता है? कैल्शियम पशु को दिया जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के हर 21 दिन में इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
क्या किया जाता है, हर 21 दिन के अंदर इंजेक्शन, ताकि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करेगा, उस बॉडी को मेंटेन करने का रखेगा, न तो उसको बाहर आने देगा न जाने देगा। अभी आपने देखा डायबिटीज होता है, डायबिटीज होता है तो डायबिटीज में इंसुलिन नामक हार्मोन लगाते नहीं लगाते, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिका में इंसुलिन नामक हार्मोन बनना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, और जब तक इंसुलिन आप उनको देते रहोगे तो डायबिटीज मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। तभी तो अपन ने पढ़ा था दुग्ध विज्ञान में कि जब आप ऊंटनी का दूध उनको पिलाओगे तो वो डायबिटीज सही हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है। तो इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा और उससे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होगा। अगला आ जाइए लास्ट वाली अवस्था, ये मध्य चक्र की अंतिम अवस्था है, ये मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। एक तो मध्य चक्र की सबसे अंतिम अवस्था है और एक से सबसे लंबी अवस्था है। पशुओं में मध्य चक्र की अवस्था का समय देखो। अब अपन बात करते हैं कि प्रोस्ट्रस का समय क्या होता है, स्ट्रस का समय क्या होता है, मेटिस्ट्रस का समय क्या था और डाइस्ट्रस का समय क्या था। तो देखो ये है प्रोस्ट्रस। गाय में, सूअरी और घोड़ी में तो प्रोस्ट्रस का समय कितने दिन होता है, 3 दिन, जबकि कुतिया के भेड़ के अंदर होता है 2 दिन और कुतिया के अंदर कितना होता है, 9 दिन। देखो सबसे बड़ी जो कुतिया के अंदर अवस्था थी वो कौन सी थी, प्रोस्ट्रस। कौन सी थी, प्रोस्ट्रस। ब्लीडिंग कब हुई, प्रोस्ट्रस में। नॉर्मल प्रसव के मध्य के बाद में ब्लीडिंग किसमें हुई, विदेशी ही पर में, यानी कि जो विदेशी गायें होती है बछड़ियां उनमें होती है। मध्यकाल की अवस्था अपन ने पहले पढ़ी ली, ये वाली तो सारी अवस्थाएं पहले पढ़ी ली। मदहास यानी कि देखो मेटास्ट्रस वाले में देखो तो लगभग सभी पशुओं में इसका समय कितने दिन होता है बेटा, 3 से 5 दिन। मध्य के बाद वाली अवस्था है और सभी पशुओं में इसका जो समय होता है वो लगभग कितने दिन होता है, 3 से 5 दिन होता है। अगला आ जाएगी लास्ट वाली अवस्था होती है। तो गाय भैंस के अंदर ये कितने दिन की हुई, 13 दिन की हुई। सुअरी और कुतिया में कितने दिन की हुई, 9 से 13 दिन की हुई। और भेड़ में कितनी हुई, 7 से 10 दिन की, और घोड़ी में 6 से 10 दिन की हुई। देखो ये सबसे बड़ी अवस्था हुई या नहीं हुई, हुई ना, 13 दिन की हुई, यानी कि सबसे बड़ी अवस्था हुई। के बाद अब हम गर्भकाल में पादा पशु में निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहा जाता है। गाय का गर्भकाल 9 माह 9 दिन होता है, भैंस का 10 माह 10 दिन होता है, बकरी का 5 माह 5 दिन होता है, 153 दिन, भेड़ का 114 से 147 148 दिन होता है, मुर्गी का 21 दिन, टर्की मुर्गी का 28 दिन होता है, ऊंट का कितना होता है, 13 माह 13 दिन। तो लगभग अगर आप 13 माह 13 दिन को अगर निकालोगे तो लगभग 403 से 410 दिन के बीच में हो सकता है। फिर उसके बाद घोड़े में 11 माह 11 दिन हो गया, सुअर में 114 दिन और कुतिया में 62। अब देखो कई बार एग्जाम में ऐसे तो पूछा नहीं जाता, ऐसे पूछते हुए भेड़ का गर्भकाल कितना होता है तो 5 माह 5 दिन। लेकिन अगर आपसे पिक्स पूछ ले, पिक्स अगर पूछा जाता है तो फिर बकरी के गर्भकाल से भेड़ का गर्भकाल थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि 5 से 7 दिन छोटा होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे आ जाइए दुग्ध काल के बारे में। तो देखो मादा पशु के प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच के समय को क्या कहा जाता है, दुग्ध काल कहा जाता है। आज मादा पशु का प्रसव हो गया, अब जब तक वो दूध देगी जब तक सूखेगा नहीं, उसके बीच वाले समय को दुग्ध काल कहा जाता है। तो मादा पशु में प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को दुग्ध काल कहा जाता है। गाय भैंसों का जो दुग्ध काल होता है वो लगभग 279 डेज होता है। कितना होता है, 279 डेज होता है। जबकि अगर भारतीय भैंसों में सबसे बात करते हैं तो मेसाना लगभग 325 दिन का आता है। गायों में अगर बात करते हैं तो गिर गाय का लगभग 300 से 310 दिन आता है। और विश्व में अगर बात करते हैं तो अपने पास जो जर्सी गाय है उसका भी आएगा, मेसाना आया। विश्व में सबसे लंबा जर्सी गाय का 365 दिन आता है। और टोगन वर्ग बकरी के लिए भी कहा जाता है कि टोगन वर्ग जो बकरी होती है, नाम सुना होगा आपने, मिल्क चैंपियन, शरीर के पिछले हिस्से पर लंबे लंबे बाल, सींग रहित नस्ल थी। तो इस नस्ल में जो दूध देने की जो क्षमता होती है तो 2 वर्ष तक दूध देती है। कितने वर्षों तक दूध देती है, 2 वर्षों तक दूध देती है। अगली बात करते हैं मिल्क रिकॉर्डिंग के बारे में। किसके बारे में, मिल्क रिकॉर्डिंग। मादा पशु में प्रतिदिन के हिसाब से, भाई वो तो आपने बात किया था पूरे दुग्ध काल की, अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से दूध का आकलन करते हो तो वो मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाता है। यानी कि मादा पशुओं में प्रतिदिन के हिसाब से दूध का आकलन करना मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाता है। पशुओं में दूध उत्पादन का प्रतिदिन के हिसाब से रिकॉर्ड रखना है। गायों में अगर देखा गया तो गिर गाय एवरेज प्रतिदिन 10 से 16 लीटर तक दूध दे सकती है। कितनी दूध दे सकती है, 10 से 16। तभी तो गायों में अगर किसी गाय को ढूंढा जाता है तो देसी गायों में सबसे फेमस और सबसे लोकप्रिय गाय कौन सी है, गिर है। भैंसों में ढूंढा जाता है तो मुर्रा को ढूंढा जाता है, बकरियों में ढूंढा जाता है तो जमुनापारी को, और भेड़ में ढूंढा जाता है, राजस्थान में चोकला को ढूंढा जाता है। तो यह कुछ फेमस जो नस्लें हैं। तो गिर गाय में देखे तो गिर 10 से 16 लीटर, साहिवाल का देखे तो 10 से 12 लीटर प्रतिदिन, जर्सी का देखे तो 20 लीटर, एचएफ का देखे तो 25 लीटर।
मुर्रा बेस का देखें तो 10 से 16 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध उत्पादन करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नॉर्मल आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रतिदिन के हिसाब से किसका दूध का आकलन होता है तो ये, और प्रतिदिन दूध का आकलन करना क्या कहलाता है, मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाता है, दुग्ध काल कहलाता है। तो ये सब चीज याद रखना है, तो वो मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाता है। कलिंग देखिए, अवांछनीय पशुओं को झुंड से अलग करने की क्रिया कहलाती है कलिंग, और कलिंग की जो क्रिया होती है वो प्रतिवर्ष करी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में 100 पशु है, 10 पशु से आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, फायदा कम हो रहा है उनसे, तो आप क्या करो, उन 10 जानवरों को उनसे अलग कर दोगे। यही क्रिया क्या कहलाएगी, कलिंग। और कलिंग का जो आकलन किया जाता है वो कब किया जाता है, प्रतिवर्ष। पूछा जाएगा आपको प्रति 6 माह पर, प्रति 3 माह पे, प्रति वर्ष या प्रतिदिन, तो आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष, एक वर्ष में एक ही बार कलिंग की जाती है। कास्टिंग, पशुओं को गिराना। पशुओं को गिराना क्यों पड़ता है, देखो पशुओं को आफरा आ जाने पर भी गिराना पड़ता है, किसी चोट का उपचार करने पर भी गिराया जाता है, तो किसी कारणवश गिराया जा सकता है। तो पशुओं को किस ओर गिराया जाता है, तो पशुओं को दाईं ओर गिराया जाता है। बाईं ओर क्यों नहीं गिराया जाता है, क्योंकि आप देखो जब पशु की गणना आप पूंछ की तरफ से करते हो तो एक दायां भाग और एक बायां भाग, दाएं भाग पे गर्भाशय होता है, बाएं भाग पे रुमन होता है। रुमन पशु शरीर का सबसे बड़ा, आमाशय पशु शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। तो अगर मान लो आप उधर की साइड गिराओगे तो देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना, वो लगभग 200% मतलब लगभग 200 किलो के आसपास उसका वजन है। अगर आपने चारा, जानवर ने चारा खा रखा, आपने इधर गिराया तो वो रुमन फट सकता है, नहीं फट सकता। और अगर पेट के साइड, अगर पेट के बल आप उसको गिराओगे तो डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसको दाईं ओर गिराया जाता है। दाईं ओर गर्भाशय पाया जाता है, लेकिन जब पशु गर्भवती होता है और उसको गिराना पड़ जाए तो फिर पशु को कुछ समय के लिए क्या रखा जाता है, भूखा रखा जाता है। तो भूखा रखोगे आप तो गिरा सकते हो, फिर दाईं ओर नहीं गिरा सकते उस वाली कंडीशन में। और वैसे गर्भवती पशु को गिराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर मतलब माना कि अगर जरूरत पड़ी गई तो फिर उसको लेफ्ट साइड पे गिराओगे गर्भावस्था में, क्योंकि राइट साइड पे नहीं गिरा सकते। अगर राइट साइड पे गिराए तो फिर बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दाईं ओर गिराना है। बाईं ओर गिराने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि पशुओं में आमाशय किस ओर पाया जाता है, बाईं ओर पाया जाता है। गिराओगे किस साइड पे, दाईं ओर गिराओ। दूध किस साइड पे निकालोगे, बाईं ओर। आमाशय किस साइड पे होता है, बाईं ओर। गर्भाशय किस साइड होता है, दाईं ओर। पशु की गणना कहां से करते हो, पूंछ से। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाइए, पशुओं को गिराने की विधियां जो होती है, गाय भैंस में जो गिराने की विधियां होती है, रिफ्यूज और अल्टरनेटिव, और घोड़े के अंदर होबलस और डबल साइड, दो। अगर गायों में पूछे कि गाय में को गिराने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो गायों को गिराने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो विधि कौन सी होगी, रिफ्यूज विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, रिफ्यूज। की क्रिया के बाद पशुओं को कहाँ गिराया गया, कैसे गिराया गया, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और अब बात करेंगे क्लिपिंग के बारे में। क्लिपिंग में देखिए, गाय भैंसों में बाल काटने की जो क्रिया होती है वो क्लिपिंग कहलाती है। बाल क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में एक तो जानवरों को गर्मी कम लगे और एक जुए चीचड़ों का प्रकोप ज्यादा नहीं हो। जुए चीचड़ों का जब प्रकोप ज्यादा होता है तो छोटे बच्चे, उस समय आप देखो नॉर्मल क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसका बहुत केयर करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को आपको टाइम टू टाइम पेट के कीड़े की दवा देनी है, उसको आहार फीड सप्लीमेंट का भी उसको विशेष ध्यान रखना है। सींग काटना है तो सींग काटने वाला ध्यान रखना है। अगर आपको पूंछ काटनी है तो डोकिंग, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको नस्ल, अच्छी नस्ल का मतलब अच्छी नस्ल है और दूध उत्पादन वाली हो सकती है, तो उसके लिए आपको शुरू से ही उस पर पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बाल काट देते हैं तो एक तो गर्मी कम लगती है गर्मियों में, और दूसरा जो सबसे मेन कारण है कि जुए, चीचड़े, कचरा, ऐसे किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी उसके अंदर इकट्ठी नहीं होगी। और इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अपन जानवरों की स्वच्छता बनाए रखते हैं, उनकी बिल्कुल त्वचा जो बिल्कुल शाइनिंग वाली होती है, बिल्कुल त्वचा स्वच्छ होती है, तो उससे क्या होगा कि जब तेज धूप पड़ती है या धूप के अंदर जब जानवरों को सर्दियों में अपन खड़ा कर देते हैं, गर्मियों में जब खड़ा कर देते हैं, तो उसमें रंध्र जो पाए जाते हैं उनसे विटामिन डी अच्छा मिलता है। यानी बच्चे को पहला कारण वो भी है, एक उसको थोड़ा स्वस्थ रहता है। जब अगर बड़े बड़े बाल होंगे तो उनमें कीचड़ भी होगा। नॉर्मल जानवर जब कीचड़ में बैठ रहा है तो कीचड़ भी उनमें जमा हो जाता है, गोबर, ये कई प्रकार के बैक्टीरिया उसके अंदर जमा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बाल काटने, एक तो गर्मियों के समय में आप बाल काट सकते, सर्दियों में आपको काटने की जरूरत नहीं है, जुए चीचड़ों का प्रकोप बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, ग्रूमिंग, पशुओं को ब्रश से रगड़ कर नहलाना। जानवरों को, गाय भैंसों को जब ब्रश से रगड़ कर नहलाया जाता है उस कंडीशन को ग्रूमिंग बोला जाता है। उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या लाभ है ग्रूमिंग के? ग्रूमिंग के लाभ ये हैं कि एक तो जब आप उसको रगड़ के नहलाओगे तो उसके ऊपर जो बारीक बारीक खराब छोटी जो त्वचा होगी वो हट जाएगी।
जुएं चीचड़ों का प्रकोप नहीं होगा, जानवर स्वच्छ होगा, त्वचा चमकीली होगी, और जब आप ब्रश से रगड़ कर नहलाओगे तो रक्त संचरण तेजी से होगा, रक्त संचरण अच्छा होगा। अगर जानवरों में रक्त संचरण अच्छा होगा तो दूध उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि जब अपन दूध उत्पादन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि 1 ml दूध उत्पादन के लिए 400 से 500 ml रक्त का शरीर में चक्रण होता है, जब जाके दूध उत्पादन होता है, अच्छा दूध उत्पादन होता है। तो अगर अपन जानवरों को ब्रश से रगड़ कर नहलाएंगे तो बाह्य परजीवी सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद त्वचा भी चमकीली होगी, बिल्कुल पशु भी स्वच्छ होगा और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए ब्रश से रगड़कर उनको नहलाते हैं और उस कंडीशन को कहा जाता है ग्रूमिंग। देखो, गर्मियों में आपको प्रतिदिन नहलाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर आप नहला सकते हो। सर्दियों में आप 5 दिन के अंदर भी एक बार आप नहला सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेली नहलाना है, लेकिन जानवरों को नहलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब आप जानवरों को नहलाओगे तो स्वच्छता होती है, दूध उत्पादन भी स्वच्छ होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए जानवरों को नहलाना जरूरी है। अगला देखिए प्रसव। प्रसव की देखिए, प्रसव मादा पशुओं में गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात, यानी गर्भकाल पूरा हो चुका है, तो मादा पशुओं में गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात फिटस तथा फिटल मेम्ब्रेन का, फिटस यानी बच्चा और मेम्ब्रेन यानी उसकी झिल्लियों का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर सुनना, मादा पशुओं में गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। प्रसव 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूटोकिया और एक होता है डिस्टोकिया। यूटोकिया यानी तो होता है साधारण प्रसव, और डिस्टोकिया यानी डिफिकल्टी इन प्रसव, पार्चुरेशन। तो डिस्टोकिया होता है तो कष्ट में प्रसव होता है। मादा पशु का गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। एक यूटोकिया होता है जिसे साधारण प्रसव कहा जाता है, एक डिस्टोकिया होता है जिसे कष्ट में प्रसव कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि साधारण प्रसव कहलाता है यूटोकिया, कष्ट में प्रसव क्या कहलाता है, तो कष्ट में प्रसव कहलाता है डिस्टोकिया। अगला देखिए, प्रसव के समय, जब प्रसव होता है उस समय प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का लेवल तो कम होता है और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का लेवल भी ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन जो नामक हार्मोन है उसका लेवल सिर्फ अधिक तभी होता है जब पशु गर्भवती होता है, क्योंकि जैसे ही नर और मादा का दोनों का संभोग होता है उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर कार्पस ल्यूटियम यानी सीएल का निर्माण हो जाता है और वहां से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन, जो गर्भावस्था को मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिए, प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर कम होता है तथा एस्ट्रोजन जो नामक हार्मोन होता है उसका स्तर ज्यादा होता है। पशु मध्य में आता है उस समय भी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर अधिक होता है। गर्भावस्था के समय प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर अधिक होता है तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर कम होता है। प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर अधिक होता है तथा ये प्रसव के 24 घंटे तक स्रावित होता है। जैसे प्रसव हो गया उसके 24 घंटे तक भी ये स्रावित होता है, जब तक मादा पशु में जेर नहीं गिरती है तब तक भी ये हार्मोन स्रावित होता रहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, गर्भकाल के समय, गर्भावस्था के समय प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर अच्छा रहता है यानी अधिक रहता है। जब पशु मध्य में नहीं आता यानी मध्य में लाने के लिए भी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जिम्मेदार है और पशु मध्य में होता है तब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन ही काम करता है। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन एक तो प्रसव के समय भी होता है, जेर गिराने में भी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का बहुत सारा योगदान है। अंडा, मुर्गी में अंडा जब फंस जाता है उसको बाहर निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और एक आपने पढ़ा होगा दूध उतारना यानी पाउचना, मिल्क लेट डाउन, यानी मिल्क दूध लेट यानी आना, डाउन यानी नीचे, दूध का नीचे आना मिल्क लेट डाउन कहलाता है। तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन काम करता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला आ जाइए, प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है। प्रसव की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। तो पहले एक बार समझने की कोशिश करना। प्रसव की परिभाषा अपन ने पढ़ी, साधारण प्रसव यूटोकिया कहलाया, कष्टमय प्रसव डिस्टोकिया कहलाया। अब प्रसव की टोटल 4 अवस्थाएं होती है। मादा पशु के पेट में जो बच्चा होता है वो एक फ्लूइड में होता है, उसके ऊपर 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। एक में तो वो खुद, उस झिल्ली में तो खुद लिपटा हुआ होता है यानी एमनियोन, फिर उसके ऊपर एलेंटोइस और फिर कोरियन, ये 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। एमनियोन फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है और वो फ्लूइड उसको बाह्य आघातों से बचाने का काम करता है। तो जो मादा पशु और उसका जो बच्चा होता है उन दोनों के बीच का जो संपर्क होता है वो होता है नाभि के द्वारा। नाभि के द्वारा ही पोषक तत्वों का आवागमन होता है, पोषक तत्व आ भी रहे, उधर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ रहे, उसके द्वारा होता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसकी,
नॉर्मल वाली कंडीशन में, तो नॉर्मल वाली कंडीशन में एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन 3 प्रकार की जो झिल्लियां पाई गई थी, तो तीनों झिल्लियों में से एमनियन फ्लूइड में बच्चा तैरता है। तो ये तो हो गई अंदर वाली झिल्लियों की बात। अब अपन बात करते हैं अवस्था की। तो प्रसव की 4 अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था में जब मादा पशु का प्रसव होता है, देख पानी की पोटली आती है, पानी का थैला आता है, यानी फर्स्ट वाटर बैग आता है उस समय। दूसरा जो थैला आता है उसके अंदर बच्चा खुद लिपटा हुआ आता है, वाटर बैग आता है, उसके अंदर बच्चा खुद लिपटा हुआ आता है। तीसरा आता है जिसके अंदर जेर गिरना, यानी मादा पशु के अंदर प्रसव होने के 2 से 12 घंटे के अंदर जेर गिर जाती है। और जो चौथी जो अवस्था आती है वो गर्भाशय का प्रत्यारोपण आता है, यानी मादा पशुओं में प्रसव के पश्चात गर्भकाल जो गर्भाशय होता है उसका अपनी वापस स्थिति में आना, इनोलेशन ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय का प्रत्यारोपण उसको बोला जाता है। तो अब आप समझने की कोशिश करना, गर्भावस्था में जो झिल्लियां पाई गई थी वो तीनों झिल्लियां भी इसके अंदर बाहर आ जाती है। और एक जो झिल्ली होती है इसमें देखो 2 प्रकार के अफरा पाई जाती है अंदर, एक फिटल पाया जाता है, एक मेटरनल पाया जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रसव की प्रथम अवस्था थी, इसका समय होता है लगभग 4 से 8 घंटे तक का भी समय हो सकता है, लगभग 4 से 10 घंटे का बीच का भी समय इसके अंदर हो सकता है। कई सारी किताबों में आप 4 से 24 घंटे भी आप पढ़ोगे, लेकिन नॉर्मल जो समय होता है वो लगभग 4 से 10 घंटे का समय प्रसव की प्रथम अवस्था में होगा। द्वितीय जो अवस्था होती है जिसमें बच्चा बाहर आ रहा है, ये वाली जो अवस्था होती है ये होती है 30 मिनट से लेकर 3 घंटे की हो सकती है। एवरेजन अगर बात करते हैं तो 70 मिनट के आसपास होगी। तीसरी वाली जो अवस्था होगी, जेर गिरने वाली जो अवस्था, यानी अफरा प्लेसेंटा जो बाहर आने की जो अवस्था होती है, इसमें 2 से 12 घंटे का समय लगता है। चौथी वाली अवस्था है जो प्रसव के लगभग 20 से 25 दिन, 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये तो अब आप देखो, सबसे पहली बात 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाएं, मादा पशु के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके चारों ओर 3 परतें पाई जाती है, एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन। 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन। और जो बच्चा जिस फ्लूइड में तैरता है उसको एमनियन फ्लूइड बोला जाता है। उसके बाद प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है, तो प्रथम अवस्था में पहला वाटर बैग बाहर आता है, इसमें 4 से 12 घंटे का समय लगता है। देखो कई सारी किताबों में 4 से 24 घंटे भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो लगभग 4 से 12 घंटे का समय ही उसके अंदर लगता है। द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था में बच्चा बाहर आता है। इस अवस्था में समय 30 मिनट से लेकर 3 घंटे का समय लगता है। 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का समय लगेगा। एवरेजन अगर औसतन बात करते हैं तो 70 मिनट का समय इसमें लगता है। अब आपसे पूछा जाए बच्चा कौन सी अवस्था में बाहर आता है, तो प्रसव की दूसरी अवस्था में बच्चा बाहर आता है। प्रसव की तृतीय अवस्था में आ जाइए। इस अवस्था में 2 से 12 घंटे का समय लगता है। इस अवस्था में अफरा जेर बाहर आती है। प्रसव की चतुर्थ अवस्था में प्रसव के पश्चात गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में आता है, उसे गर्भावस्था का प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो याद रखना कि नॉर्मल प्रसव की कितनी अवस्था हुई, 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था में फर्स्ट वाटर बैग आया, समय कितना लगा, लगभग 4 से 12 घंटे का समय लगा, 4 से 10 घंटे का समय लगा। दूसरी वाली अवस्था में बच्चा खुद बाहर आता है, बच्चा एक थैले में लिपटा हुआ आता है, बाहर आया। उस अवस्था में समय कितना लगा, 30 मिनट से लेकर 3 घंटे का, एवरेज औसतन 30-70 मिनट का लगभग समय लगा। तीसरी अवस्था में जेर बाहर आई, अफरा प्लेसेंटा जिसको बोला वो बाहर आई, उसमें समय लगा 2 से 12 घंटे। अगर 2 से 12 घंटे के अंदर जेर बाहर नहीं आती तो उस स्थिति को अपन बोलते आरओपी, रेटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से उसको जाना जाता। चौथी वाली अवस्था में गर्भाशय का प्रत्यावर्तन हुआ, गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में आया, उसको कहा अपने गर्भाशय का प्रत्यावर्तन का। ये प्रसव की बात थी। प्रसव 4 अवस्था में, उसकी परिभाषा, साधारण प्रसव क्या होता है और कष्ट में प्रसव क्या होता है, उसके बारे में बात करी। अब आप आगे देखिए, प्रसव क्रिया। गाय भैंस की प्रसव को काविंग कहा जाता है, भेड़ की प्रसव को लैम्बिंग कहा जाता है, बकरी की प्रसव को किडिंग कहा जाता है, घोड़ी में फोलिंग बोला जाता है, सुअरी में फेरोविंग बोला जाता है, कुतिया में वेल्पिंग बोला जाता है, ऊँटनी के अंदर जो होता है काविंग भी उसको बोलते हैं, बर्थिंग भी बोलते हैं। तो लेइंग हैचिंग मुर्गी में पड़ा, घोड़ी में, तो ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। गाय भैंस में काविंग आया, भेड़ में लैम्बिंग आया, बकरी में किडिंग आया, सुअर में फेरोविंग आया, कुतिया में वेल्पिंग आया, ऊँटनी में काविंग आया, वो बर्थिंग आया, मुर्गी के अंदर लेइंग व हैचिंग आया और घोड़ी के अंदर आया फोलिंग। तो इन सब चीजों के बारे में आपको क्रियाएं याद होनी चाहिए। पशु क्रियाएं, समय कितना लगा उसके बारे में आपने पढ़ा। अब आप देखो अगली 2 टर्मिनोलॉजी और आती है कि अगर मादा पशु का गर्भकाल पूरा हो चुका है, मादा पशु का गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना तो कहलाता है प्रसव। लेकिन मादा पशुओं में
गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत बच्चा, अगर मरा हुआ ही बच्चा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। मरा हुआ ही बच्चा बाहर आया तो उसको स्टिल बर्थ बोलेंगे। अगली बात, मादा पशुओं का गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन बाहर आया, प्रसव कहलाया। गर्भकाल पूरा होने के बाद मरा हुआ बच्चा आया, स्टिल बर्थ कहलाया। लेकिन मादा पशु का गर्भकाल पूरा हुए बिना, पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना अबॉर्शन कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसका वो पूरा हो। पूरा जैसे मान लो किसी भी मादा पशु के अंदर 7 माह में ही गर्भकाल पूरा हो गया, प्रसव हो गया, 6 माह में हो गया, 8 माह में हो गया, यानी गर्भकाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसका गर्भकाल 9 माह 9 दिन था। तो गर्भकाल पूर्ण हुए बिना फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का शरीर से बाहर आना गर्भपात कहलाता है। पूरा हो गया हो तो प्रसव, नहीं हुआ तो गर्भपात, लेकिन अगर हो गया और मृत ही बच्चा पैदा हुआ तो स्टिल बर्थ। तो देखो, स्टिल बर्थ, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत बच्चे का जन्म होना तो क्या कहलाता है? स्टिल बर्थ कहलाता है। गर्भपात, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है? गर्भपात। अब आप देखो, सबसे पहली ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती है जिनमें गर्भपात होता है, जैसे ट्राइकोमोनेसिस, विब्रियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरियोसिस और ब्रुसेलोसिस। ये 5 बीमारियां हैं जो आपको याद रखना है। ऐसे याद रखो, टीवी में LLB मूवी आ रही है। टीवी के अंदर कौन सी मूवी आ रही है? टीवी में LLB मूवी आ रही है, यानी टी का मतलब हो जाए ट्राइकोमोनेसिस, जिसमें सबसे जल्दी यानी 2 से 3 माह में गर्भपात हो जाता है। फिर उसके बाद आता है विब्रियोसिस, फिर नॉर्मल टीवी के अंदर LLB यानी लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरियोसिस और ब्रुसेलोसिस। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका प्रमुख लक्षण ही गर्भपात होना है, तो फिर उसके अंदर आपका उत्तर आएगा ब्रुसेलोसिस बीमारी। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है जीवाणु के द्वारा होती है। ब्रुसेला एबोटस, ब्रुसेला सुइस, ब्रुसेला मेलेंटोइस नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। इसको बैंक डिजीज, संक्रामक गर्भपात, अंडुलेटेड फीवर आदि रोगों के आदि उपनाम से इनको जाना जाता है। इस रोग में पशु का गर्भपात होना निश्चित है। इसमें गर्भपात होता है गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में, यानी पहला 1 से 3 हो गया, दूसरा 3 से 6 हो गया, तीसरा 6 से 9 हो गया। तो जो 6 से 9 वाली जो अवस्था आती है, इसमें इसका गर्भपात, पशु का, मादा पशु का गर्भपात होता है, ये निश्चित है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि गर्भपात होना किस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण है, तो वो गर्भपात होना ब्रुसेलोसिस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो आप देखो आगे, ओक्टियोडेक्टाइल पशु देखिए, यानी जिन पशुओं के खुर 2 भागों में बटे हुए होते हैं, जिन पशुओं के खुर 2 भागों में, जैसे गाय का है, भैंस का है, भेड़ का है, बकरी का है, इनके खुर 2 भागों में बटे हुए होते हैं। और याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि खुरों में घाव सिर्फ खुर पक्का में होता है, एक फूट रूट भी होता है। स्पेरोफेरस और नेफ्रोफोरस नामक जीवाणु के द्वारा एक रोग होता है फूट रूट, तो उसके अंदर भी घाव होते हैं। लेकिन छाले पड़ के कीड़े सिर्फ खुरपक्का मुंहपक्का में होते हैं, और खुरपक्का मुंहपक्का रोग मुख्यतया वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हीं पशुओं में ज्यादा देखा गया है जिनके खुर 2 भागों में बटे हुए होते हैं। जैसे अगर घोड़े के अंदर हो रहा है तो घोड़े में खुरपक्का मुंहपक्का होने के बहुत कम चांस होते हैं, उनमें अगर जो रोग होगा तो फूट रूट होगा। ठीक है, तो ओक्टियोडेक्टाइल जो पशु होते हैं, जिन पशुओं के खुर 2 भागों में विभाजित होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, और खुर है वो एपिडर्मिस का रूप है। खुर किसका रूप है? एपिडर्मिस का रूप है। अभी जैसे सींगों के अंदर भी क्रिएटिन प्रोटीन ही पाई जाती है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और खुर किसका? एपिडर्मिस का रूपांतरित रूप है। अब आप देखो, सबसे पहली बात यहां अपने पढ़ा ओक्टियोडेक्टाइल पशु कौन कौन से, ओडियोडेक्टाइल। तो अब आप देखो, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किन पशुओं के खुर 2 भागों में विभाजित नहीं होते हैं? तो याद रखना, जुगाली करने वाले पशुओं के जो खुर होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। लेकिन जैसे घोड़ा है, गधा है, इनके खुर 2 भागों में विभाजित। अभी जैसे सुअर है तो सुअर भी इसी में आएगा, ओक्टियोडेक्टाइल, उसके भी 2 भागों में बटे हुए होते हैं। लेकिन घोड़े का नहीं है, ऊंट का नहीं है, गधे का नहीं है, इनका सिर्फ एक ही पाया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे आ जाएगा वालो, भैंसों व सूअरों के लौटने के लिए पानी से भरा हुआ जो गड्ढा भरा जाता है उसको बोलते हैं वालो। नॉर्मल आपने देखा होगा कि नहर के आसपास या कोई तालाब होता है, वहां पे पानी भर दिया जाता है, गाय भैंस उसके अंदर लौटती है, तो वो लौटने की जो क्रिया होगी उसको वेलोइंग बोलोगे।
लोटने की क्रिया वेलोविंग कहलाएगी। और गाय भैंसों के लोटने, भैंसों के अंदर गायें तो लोटती नहीं है, लेकिन भैंस और सूअरों के लोटने के लिए पानी से भरा हुआ जो गड्ढा भरा जाता है उसको वालव बोलते हैं, और लोटने की क्रिया को वेलोविंग बोला जाता है। तो देखो, भैंसों व सूअरों के लोटने की जो पानी से भरा हुआ गड्ढा होता है उसको बोलते हैं वालव, और सूअरों व भैंसों के पानी से भरे हुए गड्ढे में लोटने की क्रिया होती है वेलोविंग। अगला आ जाइए बेलोविंग। गाय भैंसों का आवाज करना, गाय और भैंसों का आवाज करना यानी रम्माना, वो बेलोविंग कहलाता है। और बेलोनिंग कहलाता है जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं अपन, तो उस समय अपन लेफ्ट हैंड तो रेक्टम के अंदर डाला जाता है और राइट हैंड के अंदर एआई गन रखी जाती है। तो सबसे पहले अपन को सर्विक्स तक पहुंचने के लिए लेफ्ट हैंड से पूरा गोबर बाहर निकाला जाता है और फिर सर्विक्स को पकड़ा जाता है। तो सर्विक्स तक पहुंचने के लिए अपन जानवर जैसे गोबर करता है तो रेक्टम के द्वारा गोबर को बाहर निकालते, तो बार बार अपन अंदर हाथ डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर हवा बढ़ जाती है, और उस हवा बढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, बेलोनिंग बोलते हैं। और बेलोइंग बोला गाय भैंसों के रम्माने की क्रिया, वेलोइंग बोला सूअरों और भैंसों के लोटने की जो क्रिया होती है उसको वेलोइंग बोला, और वालव सूअरों और भैंसों के लोटने के लिए जो पानी से भरा हुआ जो गड्ढा होता है वो क्या कहलाता है, वालव कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए, एक होता है पाल्पेशन। किसी भी पशु की, बीमार पशु की हाथ की अंगुलियों, हाथ और अंगुलियों से जांच करना क्या कहलाता है, पाल्पेशन कहलाता है। जैसे मान लो किसी पशु को बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अपन चेक कर रहे हैं। जैसे मान लो रेक्टम के वहां पे पूंछ के जो नीचे गड्ढा होता है, जहां से अपन ये नॉर्मल तापमान जो ज्ञात करते हैं गुदा वाले भाग से करते हैं, तो गुदा के जस्ट ऊपर पूंछ के बीच में खड्डा सा होता है, तो वहां पे अपन टेम्परेचर जैसे अंगुलियां लगाकर चेक कर रहे हैं, तो ये कि ठंडा है या गर्म है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, पाल्पेशन, यानी अंगुलियों और हाथ के द्वारा किसी भी बीमार पशु की जांच करना पाल्पेशन कहलाता है। प्रीमीपेरस, वह मादा पशु जो प्रथम बार बियाई हो, यानी प्रथम बार प्रसव हुआ हो, वो प्रीमीपेरस कहलाती है। मादा पशु जिसमें प्रथम बार गर्भित होकर बच्चा दिया हो, प्रीमीपेरस कहलाती है। अगला आ जाइए डाउन क्लेवर। मादा पशु का प्रसव के लिए तैयार होना, यानी मादा पशु देखो 15 दिन पूर्व, प्रसव के 15 दिन पूर्व उसको जो भी आप उसको गर्भावस्था स्टेमिंग अप्राशन देते हो वो बंद कर दिया जाता है, और उसको गर्भावस्था के लिए मतलब एक जो कमरा होता है, अलग से इनको गर्भवती जो कमरा बनाते हैं, काविंग बॉक्स बनाते हैं, वहां स्थानांतरित किया जाता है। वहां पे मादा पशु अपने बच्चे की यानी प्रसव की तैयारी करती है, उस वाली अवस्था को बोला जाता है डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर, यानी मादा पशु के द्वारा प्रसव की तैयारी करना क्या कहलाता है, डाउन क्लेवर स्प्रिंगर, मादा पशु का प्रसव के लिए तैयार होना। अगला जाइए हीपर। 1 वर्ष से अधिक उम्र वाली सारी बछड़ियां हीपर कहलाती है। 1 वर्ष से अधिक उम्र वाली बछड़ियां कहलाती है हीपर। 1 वर्ष से अधिक उम्र वाली बछड़ियां जिनका क्रॉस नहीं हुआ हो वो कहलाती है मेडन हीपर। जैसे आपने देखा जर्सी गाय, जर्सी गाय के अंदर 1 वर्ष यानी 8 से 18 माह में गर्भवती हो जाती है। 8 से 18 माह में, तो 8 माह की होगी तो वो तो 1 वर्ष से कम उम्र में ही हो गई, तो यानी कि वो मेडियन हीपर नहीं कहलाएगी। मेडियन हीपर क्या कहलाएगी, हीपर देखो 1 वर्ष से अधिक उम्र वाली मादा, 1 वर्ष हो गया उससे ऊपर वाली सारी हीपर कहलाएगी। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक है, अब देखो हीपर में तो उनका संभोग हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन मेडियन हीपर तो वही कहलाएगी जो मादा पशु 1 वर्ष से अधिक हो लेकिन बिना क्रॉस हो, उसका संभोग नहीं हुआ हो, वो कहलाएगी मेडियन हीपर। 2 ब्यात के बीच का समय देखिए, अब गाय है तो 12 माह होगा, भैंस है तो देखो इसका 2 ब्यात के बीच का मतलब एक प्रसव हो चुका है, अगला प्रसव होगा उसके बीच में समय क्या होगा, तो लगभग गाय में 12 माह होता है, भैंस के अंदर 15 माह होता है, ऊंट के अंदर लगभग 2 वर्ष का समय होता है, और भेड़ और बकरी के अंदर लगभग 6 से 8 या 6 से 9 माह का भी समय हो सकता है। ऊंट के अंदर 2 वर्ष, अगर आपने ऊंट पे समय पे प्रजनन करा दिया तो कुछ नस्लों के अंदर या कुछ टाइम में 3 वर्ष में 2 बार भी प्रसव देखा गया है, लेकिन मोस्टली वो किन्हीं मतलब रेयर जो केस होते हैं उन्हीं के अंदर देखा गया है। वैसे तो लगभग 2 वर्ष का समय बीच में निकल जाता है, और 15 माह का बेस के अंदर 12 गाय में हो गया और भेड़ और बकरी में 6 से 8 हो गया। उसके बाद देखिए प्रसव के बाद दोबारा गर्भवती कब कराना है, जैसे मादा पशु का प्रसव हो चुका है तो आप उन्हें दोबारा गर्भवती कब करवाओगे, तो दोबारा गर्भवती कराने के लिए गाय भैंस में प्रसव के बाद आप 45 से 90 दिन के अंदर करा दोगे, भैंस को आप 60 से 90 दिन के भीतर करा दोगे, और भेड़ और बकरी में प्रथम बार मध्यकाल में, भेड़ और बकरी जब प्रसव के बाद प्रथम बार जब मध्य में आएगी तब आप करा दोगे। ऊंट में अगला प्रजनन काल देखो, गाय भैंसें सारी पॉलिस्ट्रस है, यानी पूरे वर्ष में कभी भी मध्य में आ सकती है। गाय और भैंस ये पॉलिस्ट्रस है, भेड़ है पॉलिस्ट्रस लेकिन सीजनल पॉलिस्ट्रस है,
आएगी एक सीजन में, ऋतु में आएगी, लेकिन उस ऋतु में पूरे वर्ष, जब मान लो जैसे उसका ऋतु आया, जैसे लगभग अप्रैल का समय मान लो उसका ऋतु का होता है, तो अप्रैल के अंदर वो आई, तो अप्रैल के अंदर वो कितनी बार आ सकती है, यानी सीजनल पॉलिएस्टर है। ये भी कौन सा है, सीजनल है। कौन सा वाला है, सीजनल, यानी ऊंट में ऋतु पर ही मध्य में आती है, भेड़ भी ऋतु में, गाय भैंस पूरे साल में कभी भी आ सकती है, यानी ये पॉलिएस्टर होती है।